नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस एकेडमी। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम लोग सीधे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टेबलाइज। देखो, जो अपना डायरेक्ट डीपीएसपी है, इसका मेन मोटिव क्या है? सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका एक मोटिव है। ठीक है, सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, आंसर डी इज करेक्ट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेक टू कन्विंस स्टडी। कौन किस पार्ट में है? देखो बेटा, जो डायरेक्ट डीपीएसपी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सोशलिस्ट पार्ट, दूसरा गांधीयन पार्ट, तीसरा लिबरल पार्ट। तो ये तीनों पार्ट हैं, तो आंसर डी इज करेक्ट। Which of the following is not objective of directive principle of state policy? देखो, जब सोशियो इकोनॉमिक की बात होगी तो वेलफेयर स्टेट तो होगा ही होगा। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पहले से ही है। ठीक है, स्टेबलाइज ए सेक्युलर स्टेट। लेकिन जो रिलीजियस स्टेट है, इसके बारे में डीपीएसपी में बात नहीं की गई है, तो इसमें जो नहीं है वही पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इज correct. With reference to the provision contained in part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? कौन से स्टेटमेंट सही हैं? They shall be enforced by court। तो डीपीएसपी जो है, आप सभी को पता है, आर्टिकल 36 में लिखा है नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट को। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जिसमें फर्स्ट होगा दे शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। जब इन्फोर्सेबल नहीं है तो नहीं किए जा सकते। ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट होगा। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू बी इन्फ्लुएंस एंड मेकिंग लॉ बाय द स्टेट। अब डीपीएसपी यही इसीलिए रखा गया है कि जो स्टेट लॉ बनाए तो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही वो लॉ को बनाए। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1 नहीं करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं, चलो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट अलग है, तो ये होगा, ये होगा। तीसरा स्टेटमेंट जो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको किया है, टू प्रमोट इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी दिया है। लेकिन जो स्टेबलाइज रिलीजियस स्टेट है ये नहीं दिया है। आंसर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीज प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक। बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल। आपने देखा डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, ये भी है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर, डीपीएसपी किसकी बात करता है? वेलफेयर स्टेट की। किसकी? वेलफेयर स्टेट की। Which part of the Constitution of India declare the ideal of welfare state? DPSP, the directive principle of state policy
कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इंडिया टू टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी है वो कहां से लिया गया है, तो सभी को पता है आयरलैंड से ये पार्ट लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला, द आइडिया ऑफ वेलफेयर इज फाउंड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो कहां से लिया गया है, इससे पहले आपने क्वेश्चन दिया डीपीएसपी कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। अब यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, यहां डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रह गया, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, किसके ऊपर लिमिटेशंस लगाता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट, तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों नहीं होंगे। अगर इन्फोर्सेबल होता तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे वो लिमिटेशंस लगाता, लेकिन डीपीएसपी क्या है, इन्फोर्सेबल ही नहीं है। अब देखो यहां पर वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कौन सा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी। ठीक है, आज डीपीएसपी पूरा खत्म करेंगे, लगभग 57 क्वेश्चन है। अब पार्ट वाइज चलेंगे, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट चलेंगे, एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिक्स नहीं किया जाएगा आप चैप्टर। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, किस, अगर आप एक ही आदमी अगर वेल्थ सारी लेता रहेगा, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की यहां पर बात, सो 17 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है ये डीपीएसपी है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये और ये क्या है, फंडामेंटल राइट। जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा फीचर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वीनियंट फॉर ऑफेंस, ये देखो बेटा ये नहीं है, अभी आपने देखा था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बाकी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, सब फालतू के ऑप्शन दिए हैं। एक ये देख लो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। पंचायती राज बेटा आर्टिकल 40 की बात हो रही है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। आपको पता होगा आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक, 51 तक क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये मैचिंग आ गई। अब देखो अबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 की बात हो रही है यहाँ पर, तो 18 आपको पता है क्या है, फंडामेंटल राइट। इधर आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अभी बताया, आर्टिकल 40 की बात हो रही, तो ये है डीपीएसपी।
ठीक है, पहला का तीसरा आप देखो कहां पर है, इधर मिल रहा है, दूसरे का पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहां लिखा है, ये बेटा प्रियम्बल की ये होगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, सेकंड कहां गया, हाँ ऑप्शन सेकंड। और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलो देखो यहां पर लिखा है चिल्ड्रेन बट बिटवीन 6 to 14। ठीक है, 6 to 14 ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना खिचड़ी हो जाती है कि दिखाई भी नहीं पड़ता कौन सा ऑप्शन कहां पर लिखा है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज ए फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इधर मैचिंग कर लेते हैं इसको। आर्टिकल 40 को पंचायत देखो कहां पे लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पहला का पहला मिल गया, ये गया, तो ऑप्शन बी और डी गया, पहला का इधर मिल गया। अब देखो आज सभी को पता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, और 41 का राइट टू वर्क है, और 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो आप देख लो सभी एक साथ मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको 40 पता होता, 44 पता होता, तुरंत आप ऑप्शन निकाल सकते थे। अब विलेज पंचायत की बात हो रही है, तो आप यहां पे भी देख चुके हैं विलेज पंचायत किसमें दिया, आर्टिकल 40 में। किसमें, आर्टिकल 40 में। इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। Which one of the following not correctly match? Separation of judiciary from executive, ये आर्टिकल 50 में ही दिया है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये 46 में दिया है। ठीक है, ये टू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 43A में नहीं बेटा, ये 43B में दिया है। ठीक है, तो यहां नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है यहां पर करेक्ट होगा। विलेज पंचायत आपने देख लिया, आर्टिकल 40 में दिया है। अच्छा, एक ही असर्शन रीजन उधर से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इधर 44 में दिया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A में दिया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये 50 में दिया है, ना कि 48 में। ठीक है, 48 में क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी किस में दिया है, आर्टिकल 50 में। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, अच्छा मनरेगा is provided employment at least one member of the eligible household for minimum period of 100 days in a year। मनरेगा के स्कीम आपने पढ़ी होगी, तो आप ये स्टेटमेंट रिलेट कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इमेंडेड इन पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 4 में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ए स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 51 में। किसमें? इधर लिख देते हैं 51। ठीक है, which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of state toward international directive principle of state policy? सीधा लगाओ। अब अगर आपसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात होती है तो ये फॉरेन रिलेशन से भी रिलेटेड है, तो यही है पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? कौन सा फॉरेन पॉलिसी में रिलेट करता है? 51। ठीक है, अगला, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐड किया? हाँ, कौन सा ऐड किया गया था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो है डीपीएसपी, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, in the separation of judiciary in India, separation of judiciary from executive is enjoyed by directive principle of state policy, article 50। article 50 directive principle of state policy, which of the following is not added the directive principle by 42nd constitutional amendment act? तो पार्टिसिपेशन देखो, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44, ठीक है, ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री? तो मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री की बात हो रही 43 का ए, 43 ए में दिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू, किस, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो किसको किसको दिया है? बेटा, चिल्ड्रंस की बात हुई है यहाँ पर, वुमेन्स की हुई है और ट्राइबल्स की हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन में दलित नहीं लिखा है, चिल्ड्रन, वुमेन एंड ट्राइबल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is not a directive principle of state policy? देखो, प्रोहिबिशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये दिया है, इंटॉक्सिकेंट, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ये प्रोहिबिशन के लिए दिया है। क्या? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ये आपके डीपीएसपी में लिखा है। काउ प्रोटेक्शन भी लिखा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी लिखा है, लेकिन फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ये नहीं लिखा है। तो यही पूछा गया है, ये किसमें है? ये अपना जो फंडामेंटल राइट में है 21A में। ठीक है, हाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट, देखो आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल इन द कोड। तो यही देखो, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स। आपके अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सीधा कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो या अपील कर सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग provision for the protection of and improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife are found in? देखो, safeguarding of forest and wildlife ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये आपने देखा, ये भी दिया है।
प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फ्रॉम मेडिकल पर्पस एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड अदर ड्रिंक आर इंजीरियस टू हेल्थ। मेडिकल पर्पस के लिए छोड़ के बाकी ऐसी कोई भी ड्रिंक जो हेल्थ के लिए इंजीरियस है उसको मना किया गया है। ये भी ये आर्टिकल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी में दिया है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट है 23। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है, आप लोगों ने देखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक है। देखो अब जो शेल्टर ऑफ काउ भी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी है, लेकिन जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो 14 ईयर तक है, वो भी फंडामेंटल राइट में, ना कि डीपीएसपी में। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल क्या दिए हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आज ये देखो, पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है यहां पर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया है, विलेज पंचायत 40 में दिया है। ठीक है, और देखो जिसमें पहला दूसरा ना हो वो हटा दो। पहला दूसरा किसमें नहीं है? लाइट की वजह से इधर से दिखता कम है, तो ये बेटा 44 है, ये 40 है। ठीक है, और ये 47 है, और ये 48 है। यहां पर पूछा गया, हाँ, तो ऑप्शन बी विद। अब यहां पर ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका दिया है वो यहां से दिया है, ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आपका मेन यहां पर है, विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल। मैंने पहले आपको बताया था ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो जो गांधीयन प्रिंसिपल पे है वो चीज यहां पर पूछी गई है। तो कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया और सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल, और ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इधर उधर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट लेटर डेट? मतलब कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो बाद में ऐड किया गया है? देखो ये 40 आर्टिकल, ये भी था, ये भी था। ठीक है, और काउ शेल्टर भी था। जो फ्री एंड लीगल एड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? देखो ऑप्शन ए स्टेट्स आर इंजोर्ड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, ये जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? आप देखो, लीकर के लिए प्रोविजन है, प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, राइट टू वर्क भी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क भी है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं दिया है। तो आपसे नॉट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अबाउट एडल्ट एजुकेशन। किस पे साइलेंट है? एडल्ट एजुकेशन। देखो फ्री एंड लीगल एड है,
लिविंग वेज फॉर वर्कर है, प्राइमरी एजुकेशन फॉर टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6, ये भी प्रोविजन है, लेकिन जो एडल्ट एजुकेशन है उस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ नहीं बोलता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, यूनि इज ए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which one, which of the following is listed among the directive principle in part 4 of the Constitution? Equal pay for equal work है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स नहीं है, एजुकेशन थ्रू मदर टंग इन प्राइमरी लेवल, अगर इसकी बात की जाएगी तो डीपीएसपी में ये भी नहीं है, पहला और दूसरा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से आइटम्स जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड है? देखो, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लीकर बिल्कुल दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और माइंस, ये भी जो है ये प्रोविजन दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ वेगर एंड फोर्स लेबर, ये बेटा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचबिलिटी, ये भी फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है। तो ये यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 एंड 2, सॉरी, हाँ, फैक्ट्री एंड माइन, ये भी बेटा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है, तो ऑप्शन 1 इज ओनली 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ 5-6 क्वेश्चन और रह गए होंगे, उनको कंप्लीट करते हैं। Which one of the following is not a directive principle of state policy? Abolition of untouchability, आप लोग जानते हैं ये फंडामेंटल राइट है, क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट, ठीक है। द टर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वीनियंस, मतलब बैंक की कन्वीनियंस पे ही आपकी वो चेक पास होगी। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? केटी साहा ने, केटी साहा जी ने ये स्टेटमेंट कहा था। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो करेक्ट पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 42 में दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 43 में दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 43 में दिया है, लेकिन विलेज पंचायत 40 में दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये गलत हो गया यहाँ पर, 1 मिनट यार, लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, ये लाइट ऑफ, चल, हाँ अब ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये दिया है 40 में, ना कि 41 में, ठीक है। अब इक्वल जस्टिस फॉर फ्री एंड लीगल एड बेटा ये 39A में दिया है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये 43 में नहीं 48 में दिया है, ठीक है। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ एंड मैन एंड वुमेन, ये जो है ये 39 में दिया है। ये लाइट ऐसी कर दो, दिखता नहीं है बोर्ड पर। With reference to the Constitution of India, consider the following statement is following. अब क्वेश्चन वहां पर नहीं है, क्वेश्चन आप पहले ये पढ़ो, Which of the above provision of Constitution of India fulfill the National Social Assistance Program launched by the government? ये है प्रोविजन। आप देखो, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपने पहले ही देखा डीपीएसपी क्या है? वेलफेयर स्टेट्स के लिए है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए है। तो अगर नेशनल सोशल असिस्टेंस की बात हो रही तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन 3 किसमें है? ये नहीं होगा, पहला तो गलत है, फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ऑल द अबव होगा नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड होगा? देखो पहली बात, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज की क्लास में हम डीपीएसपी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट भी कंप्लीट करते, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है इस रूम में कि अब नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट कर लेते, वो चलो अगली क्लास में कर लेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।